आइए बच्चों, आज हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। L2 बंद कर दो। कैश फ्लो, देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में जिसका नाम था कैश बुक। क्या ये वही है? नहीं। अगर आप इस बुक के कवर पेज को अगर ध्यान से समझें, सामने देखो पहले सारे सारे। हेलो वैष्णवी, अगर आप इस बुक के कवर पेज को ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, तो यही लिखा हुआ है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि हमें ना आप समझना है। अकाउंट नहीं बनाना, बना चुके हैं, अब उसको समझना है। अकाउंटिंग प्रोसेस का डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग में 11th क्लास में भी यही लिखा था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस ऐसा जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइजिंग करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो, है ना। तो आज इस बुक का जो फोकस रहेगा वो एनालाइज के ऊपर रहेगा, और उसी एनालाइज में आपका जो लास्ट चैप्टर है थर्ड बुक का वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी हम एनालाइज करते हैं। और क्या एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, आओ समझाऊं। देखो, ये जो कैश बुक होता था 11th क्लास में, इसमें ना आपकी दो साइड्स होती थी, एक डेबिट साइड और एक, इसमें ना पैसे आते थे इधर इस साइड और इस साइड पैसे, और लास्ट में कुछ बच जाता था जिसे हम कहते थे क्या? सीडी बैलेंस। यहाँ पे कैश और बैंक दोनों की बात होती थी। कैश बुक के अंदर डबल कॉलम, याद आया? कैश बुक में डबल कॉलम, कैश भी और बैंक में जितने पैसे आते थे वो सब डेबिट डेबिट डेबिट, और जाते थे तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और लास्ट में कुछ बच जाता था। क्यों? यही था। लेकिन कभी हमें ना इस चीज में एनालाइज नहीं किया कि पैसा किस तरीके से आ रहा है। एक्चुअली ना हर कंपनी के एक्टिविटीज होती हैं, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, पर हम यहाँ पे कभी उन एक्टिविटी को शो नहीं करते। बस क्या शो करते हैं? पैसा किस वजह से कहां से आया और पैसा कहां गया। यहां इस कैश बुक का जो फोकस था इसे कैलकुलेट करने का, इसको करने का, उसका फोकस ये था कि भैया हमें ना सिर्फ ये पता लगाना है कितना बच गया है बैलेंस, कितना बैलेंस बच गया है, यही इसका मोटो होता था कैश बुक का। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसका मोटो ये नहीं है। एक्चुअली में आप कैश बुक से पता तो लगा चुके हो कि कितना पैसा बच गया है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप ये एनालाइज करोगे कि पैसा जो आया है और जो गया है, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो किन किन एक्टिविटीज से हुआ है। एक्चुअली हर बिजनेस में ना एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग। मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है हमारी कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। एक होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पूरे बिजनेस में कभी भी पैसे का लेन देन हो रहा है ना, वो कोई ना कोई लेन देन इन तीनों में से रिलेटेड होगा, ठीक है। कोई भी लेन देन, जैसे पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, कोई ना कोई लेन देन जो होगा वो तीनों में से रिलेटेड कोई ना कोई तो एक होगा ही होगा। आज फटाफट जल्दी रिकॉर्डिंग चले, जल्दी आओ। ये रही कुर्सी। बुला से कुर्सी है अंदर। तो बच्चे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसका फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो पैसा इनफ्लो हो रहा है और पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो किन किन एक्टिविटीज से हो रहा है वो आपको एनालाइज करना है इस चैप्टर में। कुर्सी यहां ऑलरेडी थी, ये रही एक बोरी, और तुम्हें करने ड्रामे आ जाते हो 5 मिनट पहले, तब भी तुम भाग रहे जाते हो। ध्रुव ध्रुव वहां चला जा। एक तो तुमने बिल्कुल आगे बिठा दिया। हाँ तो एक बार शुरू से बता रहा हूं, हर चीज गर्दन आपके सामने रहनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप पैसे का, बोलो, इनफ्लो एंड
दोनों देखते हो, दोनों को एनालाइज करते हो कि पैसे का आना और जाना कैसे हुआ अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे किस में आता है? ऑपरेटिंग में आता है। अगर आप मशीन पे पैसा खर्च कर रहे हो तो मशीन किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो या बैंक वालों को पैसा वापस कर रहे हो तो किस में आएगा? तो देखो आपके बिजनेस में हर एक पैसे का आना और जाना कहीं ना कहीं इन तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। किनसे? तीनों एक्टिविटी से। पर ये बात कैश बुक में नहीं पढ़ी थी हमने। कैश बुक में क्या पढ़ा हमने? बस पैसा आता है और पैसा जाता है और कितना बच जाता है ना। वहां पे हम एनालाइज नहीं करते कि पैसा किस तरीके से आया, किस तरीके से गया। एनालाइज के लिए अलग बुक बना दी गई और वहां पे एक चैप्टर बना दिया गया, क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट के थ्रू आप ये समझते हो कि एक्चुअल में पैसा, क्योंकि ना जब आप बिजनेस को एनालाइज करोगे और आप सोचोगे पैसा जितना भी आ रहा है, चलो पता लगाते हैं किस तरीके से, किस एक्टिविटी से ज्यादा पैसा आ रहा है और किस एक्टिविटी से पैसा ज्यादा जा रहा है। इसे ऐसे एनालाइज करने से ना आप आगे डिसीजन ले पाते हो अच्छे तरीके से। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बिजनेस का अकाउंटिंग हो चुकी है, आपने 11th-12th में अकाउंटिंग पढ़ ली पूरी, आपने सेकंड बुक में अकाउंटिंग पढ़ ली, अभी आपका काम है क्या? एनालाइज करना। कोई अकाउंटिंग नहीं होगा अब, इस बार कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, बस क्या होगा? एनालाइजेशन होगा। एनालाइज का एक तरीका होगा, वो तरीका बताया जाएगा आपको। समझ में आ गया? ये पूरी बुक ना एनालाइज पर है, ये पूरी बुक एनालाइज पर है। आपका हर एक चैप्टर यहाँ पे ना आपको ये दिखाएगा कि कैसे एनालाइज करते हैं हर एक चीज को। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि सबसे लॉन्ग चैप्टर है और दूसरा 6 नंबर का चैप्टर है। ये ज्यादा मार्क्स का भी आ जाता है, पिछले साल तो ये 9 मार्क्स का भी आ गया था। 3 मार्क्स का अलग क्वेश्चन, 6 मार्क्स का अलग क्वेश्चन, तो कुछ कंफर्म नहीं है। समझ में आया बच्चे? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा फ्लो स्टेटमेंट जहां पे हम पैसे क्या करते हैं? कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो, वो भी अलग अलग एक्टिविटीज है। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे ना एक वर्ड यूज करूंगा, यहाँ सिर्फ कैश नहीं होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है? देखो ये वर्ड तो पता ही है कैश क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो पैसे की जगह काम कर यूज कर सको। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी किस में आता है? कैश इक्विवेलेंट में आता है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप ना एकदम से यूज कर सकते हो किसी को पेमेंट के लिए। तो करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस किस किस में आते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ पैसे का एनालाइज नहीं होता, इस पूरे का एनालाइजेशन होगा। मतलब कैश भी और साथ में बैंक भी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट भी, ये तीनों चीज का एनालाइज देखते हैं, कैश का और कैश इक्विवेलेंट का, दोनों को देखते हैं पैसा आ रहा है और जा रहा है किन किन एक्टिविटीज के थ्रू। समझ में आया? एक बार समरी बता देता हूँ फिर से जितना मैं समझाया आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। कैश एंड सिर्फ कैश नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, कैश और बैंक बैलेंस दोनों, और करंट इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, क्या इसलिए बोलते हैं कैश को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं, किन किन एक्टिविटीज से कितना कितना आया, कितना कितना गया। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा, फिर से एक बार ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अगर मैं डिफरेंस करूं तो ये होता क्या है? ऑपरेटिंग जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में डेली बेस पे होते रहते हैं। जैसे सैलरी के बिना आपका बिजनेस चल जाएगा? सैलरी अगर नहीं दोगे तो चल जाएगा बिजनेस? देना पड़ेगा ना सैलरी। किसको देते हो सैलरी? और एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो बिजनेस क्या चलेगा? रॉ मटेरियल के बिना काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। रेंट के बिना काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैश इनवर्ड, कैश आउटवर्ड, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपके डेली बेस पे होते रहते हैं। ये सारे पैसे का आना जाना किस में आ जाता है? ऑपरेटिंग में आ जाता है। समझ में आया? कोई भी आपके बिजनेस को रन करने में कोई भी ट्रांजेक्शन हेल्प कर रही है ना आपको बिजनेस को रन करने में डेली बेसिस पे, वो सब किस में आते हैं? ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अभी आप दोनों को और समझो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग में एक्चुअल में है क्या। अब आ जाओ किस पे? इन्वेस्टिंग। बहुत सिंपल है बच्चों, इन्वेस्टिंग में आते हैं सारे क्या? नॉन करंट एसेट्स की बात होगी इसमें। नॉन करंट पता है ना? नॉन करंट एसेट्स एक और नाम होता है इसका, क्या नाम है इसका? लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या इसको डिफाइन कर सकता है कोई कि कौन से एसेट्स को बोलते हैं? जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप एक मशीन लेके आए बिजनेस के लिए,
5 लाख की, तो पैसा गया 5 लाख। पर वो 5 लाख जो क्या वो डेली बेस पे खर्च होता है? क्या ये 5 लाख क्या आप आज लाख खरीद के फिर कल खरीदोगे, दोबारा खरीदोगे, फिर बेचोगे, खरीदोगे दोबारा, ऐसा होता है क्या? तो क्या ये ऑपरेटिंग में आएगा? ये आपका एक एसेट्स है, आपने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, है ना? आपने क्या करा है? इन्वेस्ट किया है ताकि आपका बिजनेस चल सके। लेकिन ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग में आते हैं डेली बेसिस होने वाले लेन देन। ये किस में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, इवन इन्वेस्ट करना शेयर्स पे भी इन्वेस्ट करना। अगर आप कर रहे हो, आपके यहाँ कोई लगा नहीं रहा, आप लगा रहे हो कहीं और, समझ में आया? खरीदना और दूसरा बेचना, ये सब किस में आता है? इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। समझ में आया? इन्वेस्टिंग में क्या आते हैं? सारे नॉन करेंट एसेट्स, जहां आप 1 साल के ऊपर की कोई एसेट खरीद रहे हो। अगर आप शेयर खरीद रहे हो, डिवेंचर खरीद रहे हो किसी के, अभी जो आपने शेयर और डिवेंचर पढ़ा है ना बिजनेस बुक में, वो आपने खरीदा नहीं था, आपने इशू किया था, मतलब कोई और खरीद रहा है आपसे। यहाँ पे अब आप खरीद सकते हो किसी और कंपनी के। अब बताओ, किसी और कंपनी का अगर शेयर डिवेंचर खरीद रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटी है या आपकी एसेट्स है? और अगर ये 5 साल के लिए खरीद रहे हो तो कौन सी एसेट हो गई? तो किसमें आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। और बाद में अगर बेच दो तो भी इन्वेस्टिंग में, क्योंकि खरीदना बेचना नॉन करेंट एसेट्स को किसमें आता है? इन्वेस्टिंग में। तो ये चीज कैश बुक नहीं बोलता था, ये सिर्फ कौन समझाएगा आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि पैसा किस थ्रू आ रहा है, किस थ्रू जा रहा है। और लास्ट क्या है हमारा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आता है बच्चों सारे लोन। मतलब मान लो कि आपको ना पैसे की जरूरत है आपके बिजनेस में, और पैसे की जरूरत कहां कहां से पूरी हो सकती है? एक कंपनी में पैसे की जरूरत कहां से पूरी हो सकती है? शेयर से, डिवेंचर से, बैंक लोन से, पब्लिक डिपॉजिट से, है ना? ये कई सारे सोर्सेज हैं आपके अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। पैसा आएगा, क्या ये डेली बेस पे पैसा लेते हो? ऑपरेटिंग में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा ये? क्या ये इन्वेस्टिंग में आएगा? इन्वेस्टमेंट तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना हम एसेट्स पे। ये क्या है? आप इससे उधार ले रहे हो। शेयर्स में भी तो उधार ही है, डिवेंचर में तो उधार ही है, बैंक से लोन लोगे वो भी उधार है, और पब्लिक से डिपॉजिट करवाओगे तो वही उधार ही होगा। ये सारी बातें किसमें आती हैं? अगर आपके दिमाग में कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है तो मुझे पूछ लो, बताओ कौन सी एक्टिविटी में आएगा। कोई भी दिमाग में चल रहा है कि भैया ये बताओ, ये वाली ट्रांजेक्शन किस में आएगी? बिजनेस एक्टिविटी बताओ, पूछो। दिमाग नहीं चल रहा, पूछो कोई भी ट्रांजेक्शन। हाँ जी, वापिस भी देना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट लाइक अ डिवेंचर ही होते हैं, लाइक अ डिवेंचर लोन ही लेते हैं पब्लिक से हम। हमने अगर लोन दिया है तो किसमें आएगा? क्योंकि आप पैसा एसेट बन रहे हैं ना आपके लोन देने पर। बोलो और बोलो, ऐसे पूछते रहो। कोई ट्रांजेक्शन आपके दिमाग में आ रहा है? वैष्णवी? हाँ जी, पेमेंट ऑफ, हाँ मशीन खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो ना, इसमें तो आएगा इन्वेस्टिंग में। देखो ऑपरेटिंग में आता है डेली बेसिस पे। क्या आप एक मशीन डेली खरीदते बेचते हो? अगर आप एक मशीन डेली खरीदते बेचते हो तो वो आपका मशीन नहीं गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्स है तो ये आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। गुड्स खरीद रहे बेच रहे हो तो, स्टॉक खरीद रहे बेच रहे हो तो किसमें आ जाएगा? फिर तब उसे मशीन धोना बोलते हैं, तब तो उसे गुड्स बोलते हैं ना। ऑपरेट करने के लिए जो डेली बेसिस पे होते रहते हैं, जो महीने महीने होते रहेंगे या 6 महीने में या 2 डेली बेसिस पे, जैसे रॉ मटेरियल डेली आएगा, डेली कुछ बनेगा, डेली तो बने बिकेगा, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग है। गुडविल खरीदना हमारा इन्वेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि गुडविल खरीदना हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टिंग है। और पूछो। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं तो आपको समझ में आया? कैश बुक आपको ये नहीं बताता कि पैसा किधर किस एक्टिविटी से आया, किस एक्टिविटी से गया, बस आता है और जाता है। पर ये स्टेटमेंट आपको ये जताता है, ये समझाता है कि पैसा किस एक्टिविटी से आया और किस एक्टिविटी से गया। समझ में आया? चलिए अब मैं आपको, देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को मैं आपको बहुत डीपली आगे समझाऊंगा। आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? ऑपरेटिंग में, क्योंकि सबसे ज्यादा तीनों में से जो टिकी होता है वो ऑपरेटिंग ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टिकी जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ऑपरेटिंग को। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग को समझते हैं, और ऑपरेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा 11th क्लास पे। और 11th क्लास में आपने एक फाइनल अकाउंट पढ़ा था। फाइनल अकाउंट क्या था उसमें? ट्रेडिंग एंड, याद आया कुछ? 11th क्लास में आपने ये पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उनको याद होगा जो यहां से पढ़े थे।
तेरे दिमाग में कोई और आ गया था ना, ज्यादा बोल रहा है बेइज्जती करवाना हमारी है। तो चुप रह, तो चुप रह। अब फिर ठीक है। फिर बच्चों यहां आता था क्या और यहां आता था क्या, ये याद है आपको? अब एक्चुअली ना ये भी ऑपरेटिंग है, ये पूरा ऑपरेटिंग है, इस पूरे को ऑपरेटिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को भी। और ये पूरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, अगर आप इंटरेस्ट आपके ऊपर चढ़ चुका है, फॉर एग्जांपल आपको किसी को इंटरेस्ट पे करना है, कि लोन लिया है आपने 1 लाख रुपए का, बच्चों सुनो ध्यान से, इधर आपने 1 लाख का लोन लिया है, लोन लेने पर 1 साल बाद आप उसे इंटरेस्ट दोगे 10% का, 1 साल हो गए, 1 लाख का 10% कितना होता है, कितना होता है 10,000। इंटरेस्ट नहीं भी दिया, अगर नहीं दिया तो भी यहीं आएगा, कहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और दे भी दिया तो भी यहीं आएगा, नहीं भी दिया तो भी यहीं आएगा। ये होता था 11th क्लास में, क्योंकि ये चलता है एक्रुअल बेसिस पे। एक्रुअल बेस क्या होता है, यहाँ पैसों की बात नहीं होती, इस पूरे अकाउंट में पैसे की बात नहीं होती, बस क्या होती है एक्रुअल बेस। एक्रुअल बेस कहता है खर्चा होना चाहिए, चाहे पे करो या ना करो। अगर मान लो कोई आपको इनकम होनी है, जैसे मान लो कहीं से आपको रेंट मिलना है, 5 महीने का रेंट है 50,000 रुपए, मिला नहीं अभी तक, इनकम 5 महीने हो गए हैं, मिला नहीं है, पर कमा लिया है आपने, तो भी इधर आएगा, किस नाम से, बाय रेंट अकाउंट, कितने रुपए। अब बताओ, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक और बताता हूं, सुनो, मान लो आपको कहीं से कमीशन मिल गया कमीशन अकाउंट, कितने रुपए, 50,000। अब बताओ, इसमें वो इनकम भी है जो मिली नहीं, इसमें वो इनकम भी है जो, अब बताओ इन दोनों में से पैसे वाला कौन सा पॉइंट है, पैसे वाला कौन सा पॉइंट है, नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं है ना। अब बताओ, ये जो पूरा एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग भी, और नीचे कौन सा अकाउंट है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या ये पूरा कैश एक्टिविटी है, क्या ये पूरा कैश एक्टिविटी है, पूरा कैश एक्टिविटी है ये, क्या सारा लेने पैसों का हो रहा है इसमें। अब देखो देखो यहाँ पे दो मैंने इनकम दिखाई है, दो इनकम दिखाई है, एक इनकम कौन सी हुई, पैसों में हुई थी, ये नीचे वाली हुई थी ना पैसों में, क्योंकि ये चलता है एक्रुअल बेसिस पे। एक्रुअल बेसिस क्या कहता है, पैसे वाले भी डाल दिखा दो और जो पैसों में नहीं हुआ वो भी दिखा दो। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ हमें ऑपरेटिंग का पढ़ना है, सिर्फ पैसों वाला, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, हमें ऑपरेटिंग का वो पॉइंट पढ़ना है सिर्फ जो पैसे वाला हो, कैश वाला हो। अब बताओ, क्या ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारे वही चीज जाते हैं जो ऑपरेटिंग के चलते हैं। लेकिन क्या ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश बेसिस पे चल रहा है, चल रहा है ये, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पैसों वाला अलग से बनाना पड़ेगा ना, सिर्फ पैसों वाला। क्यों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? 11th क्लास में हम ऑपरेटिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग ऐसा ऑपरेटिंग है जहां पे पैसे भी हैं और पैसे नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और चीज बताता हूं, मान लो आपने किसी को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने खर्चा हुआ पर दिया नहीं, और सैलरी आप खर्चा है और दे भी दिया, कितना, 20,000। अब बताओ, दोनों खर्चे में पैसा वाला कौन सा है, सैलरी। और अगर हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें लाइन क्या पढ़ी थी हमने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो और ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बताओ, यहां क्या खर्चे एक्चुअल में दोनों हैं या एक है, पैसे के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, लेकिन पूरे अकाउंट में दोनों दिखाना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब इस ऑपरेटिंग का जो नेट प्रॉफिट है वो कैश फ्लो के हिसाब से सही है, बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट सही है, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट के अंदर वो प्रॉफिट भी है जो पैसों में नहीं हुआ, वो प्रॉफिट भी है जो पैसों में हुआ भी है। इस नेट प्रॉफिट के अंदर वो खर्चे भी कटे हैं जो पैसों में नहीं हुआ, वो खर्चे भी कटे हैं जो पैसे में हुआ भी है। तो नेट प्रॉफिट ये सही नहीं है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से एकदम सही है। अगर ये सही ना होता तो 11 में ऐसे तो ना पढ़ रहे होते हम, बिजनेस के हिसाब से सही है। लेकिन जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना चाहा, तब ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, गलत है। सही में आया? एक और बताता हूं तुम्हें बच्चों, अगर हमने क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया, कितने का। अब बताओ, डेप्रिसिएशन एक ऐसा नुकसान है जिसमें पैसा जाता है, क्या पैसा गया। अब ये नेट प्रॉफिट, अब बताओ, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन इसमें पैसा गया। अब इस नुकसान की वजह से नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ा होगा ना,
अब बताओ, अगर मान लो सारे खर्चे पैसे वाले हैं, ये भी पैसों वाला, ये भी पैसों वाला, ये भी पैसों वाला, ये भी पैसों वाला, पर ये नहीं है पैसों वाला, ये है। अब बताओ ये नेट प्रॉफिट सही है इसके हिसाब से, सीएफएस के हिसाब से? ये सीएफएस क्या बोलता है, हमें वही पैसा चाहिए, वही आंसर चाहिए जिसमें सिर्फ पैसों का लेन देन हो। मतलब सीएफएस के हिसाब से डेप भी गलत है, हाँ या ना? अब ये बात बताओ बच्चे, हमने इसको जोड़ा, मान लो सब पैसों वाला ही है, हमने इन सबको जोड़ दिया और इन सबको यहां से माइनस कर दिया, क्या आया? नेट प्रॉफिट आया। समझ में आया? नेट प्रॉफिट कितना है अभी, कितना है? बोलो ना, अमाउंट तो बोल सकते हो। और मेरा नेट अभी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो 10,000 है और नेट प्रॉफिट है मान लो कितना, 90,000। कितना है बच्चों? सारी इनकम को जोड़कर और भी है यहाँ पे इनकम, और सारे खर्चे निकल गए, कितना नेट प्रॉफिट आया? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से ये नेट प्रॉफिट सही है? फिर से पूछ रहा हूं, सही है? और एक चीज सुनो, सारे ये इनकम पैसों वाले हैं, ये सारे खर्चे पैसों वाले ही हैं, बस अकेला किसको छोड़कर? डैप, क्योंकि डैप में पैसा जाता नहीं है। तो मुझे बताओ सीएफएस के हिसाब से अगर वो डैप हटा दे तो कितना नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे? भाई तू एक नुकसान खत्म कर रहा है, तो नुकसान खत्म करेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बस ये समझाना था आपको। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा एक नुकसान हुआ था, बाद में पता चला कि ये नुकसान है ही नहीं, तो नुकसान जब वो जो नुकसान करके आपका प्रॉफिट कितना है, अगर बाद में पता चला नुकसान है ही नहीं, तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 20 रुपए, सुनो इधर, आपके 20 रुपए हैं, आपने बहुत सारे खर्चे करे, बहुत सारे पैसे आए, उसमें से 2 रुपए ऐसे खर्चे थे जो एक्चुअल में खर्चा था ही नहीं, आपके पास लास्ट में 5 रुपए बचे हैं। सुनो, आपके पास लास्ट में कितने बचे हैं? 5 रुपए, लेकिन आपको पता चला कि 2 रुपए ऐसा खर्चा था जो खर्चा था ही नहीं, तो क्या उसे खर्चा मानोगे? नहीं। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका? वही तो पूछ रहा हूं। तो आपका यहाँ प्रॉफिट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, हाँ या ना? किसके हिसाब से? कैश फ्लो के हिसाब से। तो समझ में आया सीएफएस क्या कहना चाह रहा है? सीएफएस कहना चाह रहा है तुम ऑपरेटिंग कर चुके हो भाई लाल, ठीक है? आप माईलाल मतलब आप लाल हो ना, तो आपसे बोल रहा है सीएफएस वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कर चुके हो, कहां पे? 11th क्लास में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में। लेकिन सीएफएस के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो सही नहीं है, क्योंकि सीएफएस बोलता है सिर्फ पैसों का लेन देन। अब इसने क्या करा? सीएफएस ने क्या बोला? सीएफएस बोल रहा मैं दोबारा काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं यही नेट प्रॉफिट उठाऊंगा, कौन सा? 90,000 वाला, और इसको ठीक करने कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा? प्लस, बस हो गया ठीक। तो मुझे दोबारा अकाउंटिंग करने की पूरी जरूरत नहीं है, जो गलतियां करी हैं उसे क्या कर दो, ठीक कर दो, आंसर आ जाएगा मेरा। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग के हिसाब से कितना आंसर है? 90, और सीएफएस के हिसाब से ऑपरेटिंग आंसर कितना आएगा? 1 लाख। समझ में आया? उसने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं किया, उसने इसी नेट प्रॉफिट का यूज किया और इसमें कर दिया उसने। इसलिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐड होते हैं ना फॉर्मेट में। समझ में आया? तो बच्चे एक ऐसा ही आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, किसके अंदर? नेट प्रॉफिट में, और कुछ चीजें लेस करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग का सीएफएस का आंसर आ जाएगा। तो बस पता चला कि आप जो 11th क्लास में पढ़ चुके हो वो भी ऑपरेटिंग ही था, पर वो एक्चुअल बेसिस पे था। आज हमें ऑपरेटिंग पढ़ना है कैश बेसिस पर, मतलब सिर्फ बात करनी किसकी? पैसों की। मैं क्लास बाहर से निकाल दूं अगर दोबारा मुस्कान आ गई तो चेहरे पे, और सीधे बैठे एकदम सीधे, और कुछ ही पूछ सकता हूं मैं। नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, फॉर्म बताऊंगा, रुक जाओ, अभी कहानी खत्म ना हुई, तो बहुत बड़ी कहानी है इसकी। हाँ भाई बच्चे, फटाफट से कॉपी निकालें और जल्दी से मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट में बात सिखाऊंगा फिर तुम्हें। मैं आपको आपके फोन पे फॉर्मेट भेज रहा हूं, पर ये प्रॉपर सही फॉर्मेट नहीं है, ठीक है? बना रहा हूं, भेज भी रहा हूं, बना भी रहा हूं, ताकि आप
ये देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है फॉर्मेट में, पहुंच गया होगा आपके ऊपर, आपके पास पहुंच गया होगा। देखो ऊपर नहीं, मतलब क्वेश्चन में स्केल नहीं है यहाँ, जहाँ पे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा। देखो बच्चे सबसे पहले आप लिखें ऊपर इन द बुक्स ऑफ, आपके कंपनी का नाम, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर लिखो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये 4 लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में, जैसे बैलेंस शीट के ऊपर लिखते ना बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे यहाँ पे 4 लाइन लिखनी है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, और फिर लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। एक लाइन में नहीं, कोई बात नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका क्वेश्चन में ईयर होगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको ऑपरेटिंग सिखा रहा हूं, सिर्फ ऑपरेटिंग। फॉर द एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 11th क्लास में थ्योरी में पढ़ाया था हमने, तो वहां पे स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से है ये। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों पूरा सीएफएस 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? कौन कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पर अभी आप कौन सा कर रहे हो? हमेशा किस नाम से करोगे? ए नाम से करोगे। ए बी सी होता है वैसे, अभी ए है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका स्टेटमेंट है कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं यहां से, ठीक है। ये आपका हेडिंग है, 3 हेडिंग होती हैं, पहला हेडिंग है ये आपका। और हाँ बच्चे मुझे बताओ, ऑपरेटिंग ने क्या बोला कि मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नेट प्रॉफिट का यूज करूंगा, उसी में एडजस्ट करके निकाल दूंगा आंसर, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या लिखेगा यहाँ पे? ये नेट प्रॉफिट लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साफ राइटिंग में एकदम अच्छे रहेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिफोर ये रहा ना, BEFOR, BEFOR, बिफोर, ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और यहां लिख देंगे बच्चों हम यहां पे क्या? नोट नंबर 1, क्योंकि इसका आंसर हमें वर्क की नोट में निकालना पड़ता है। हो गया इतना? चलो
मैं इसमें एडलेस नहीं करूंगा, मैं वर्किंग नोट बनवाऊंगा। करन दो मुझे, इस बार थोड़ा सोचना अलग पड़ा हूं, इस बार पैटर्न चेंज कर देते हैं। अरे विरोध होता है मेरा हर स्कूल में, मैं सिंपल तरह से करा दूंगा, फिर विरोध करेंगे सारे स्कूल में, फिर यहीं पे एडलेस। दोनों इजी हैं, पर मैं वही कराऊंगा जो कोई स्कूल तो वर्किंग नोट वाला इजी है यही कर दो एडलेस। नहीं, मैं अलग करवाता हूँ। चलिए, ये एक लाइन छोड़ना है, बस एक लाइन छोड़ के लिखो बच्चे। और हाँ, एक लाइन छोड़ के लिखो, एकदम साफ राइटिंग में करना है तुम्हें सब कुछ। उन्हें तुमने स्टार्ट भी नहीं किया ना अभी तक, और तेरे एफर्ट्स भी नहीं दिखा रहा बिल्कुल कि हाँ मुझे शुरू करना चाहिए कि नहीं। ये चैप्टर भी खराब करेगा तो मुझे लग रहा है। लिखो इसके आगे, ऐड के आगे लिखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। वह कर लो क्वेश्चन, क्या पानी पानी कर लो जे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको पहले समझा देता हूं ये ऐड क्यों किया जा रहा है। इधर देखो, इधर सस्ता वाला है। सुनो बच्चों, मैंने इसे ऐड क्यों किया, आपको याद है मैंने अभी डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। उसने कहा कि प्रॉफिट तो 90,000 है, सही प्रॉफिट कितना था, 90,000। लेकिन उसने बाद में कितना बोल दिया उसको, 1 लाख। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मुझे वही खर्चे चाहिए, मुझे वही ऑपरेटिंग काम चाहिए जिसमें पैसे की ही बात हो। क्या? तो आपने कहा कि अच्छा वो नुकसान जो माइनस कर रखा है, डेप्रिसिएशन वाला नुकसान, जो उसकी बात यहां नहीं होगी ना, तो आपने क्या कर दिया, उसे हटाया। कैसे हटाया? तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया। अब हटाते कैसे? प्लस करके। आप 90 को 1 लाख कैसे बना रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये पिन ड्रॉप साइलेंस। अब बात है ये क्या है, ये समझ में आ गया। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐड। पर ये क्या चीज है, नॉन, पता है एक चीज बताता हूँ आपको, अगर मार्क्स अच्छे चाहिए ना बोर्ड में, जाना एग्जाम में जाके सबसे पहले यही चैप्टर करना। 32 नंबर पे क्वेश्चन आएगा ये वाला, 32 नंबर क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होते हैं ना, 32 क्वेश्चन नंबर पे आएगा ये इधर। और जाते सबसे पहले करना है, सबसे पहले यही करना है। अगर आप सीएफएस नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आने वाले। पहले नेगेटिव बात करना शुरू करते हैं, फॉर्मेट कोई नंबर नहीं है। हाँ भाई, तो बच्चे सबसे पहले यहां पे क्या आया, नॉन कैश एक्सपेंस कर दिया हमने यहाँ पे। क्यों किया, समझ में आ गया। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ड और भी है, पूछ ला रही है ना ये, एक और वर्ड क्या है यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है, अब ये क्या चीज होता है और इसको क्यों ऐड किया गया। इसके लिए मैं फिर से कहां जाऊंगा, वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, पहले तो मैं इसको अच्छे से और बना दूं, जो एक नया पेज ले लेता हूं ये समझाने के लिए कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। वही हो गया क्या, हाँ बच्चों, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, LOAN, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों पर हो रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इधर। अगर आप लोन ले रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी है,
पुनीत, कौन सी एक्टिविटी है? क्यों? उधार लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है? क्यों आता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, आपकी अपनी बिजनेस में फाइनेंस की कमी को पूरा करने के लिए जब भी कहीं से पैसा ले रहे हो वो सब किस में आता है? फाइनेंसिंग में। लेकिन जब आप इस बैंक लोन पर आप हर साल क्या दोगे? इस पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, लोन लेना भी फाइनेंसिंग और उस पर इंटरेस्ट देना भी, लेकिन साथ साथ ये एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड भी जा चुका होगा, हाँ या ना? किस नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे बताना है फिर से एक बार, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th क्लास में पढ़ा था ये वहां डेबिट में जा चुका है, और ये कौन सी एक्टिविटी पूरी? अब बताओ, इसमें तुम माइनस कर चुके हो ना, जब तो आपका नेट प्रॉफिट आया होगा। इन प्रॉफिट में से इन लॉस को माइनस करके क्या आया होगा आपका? अभी नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लेकिन ये है कौन सा पार्ट? किसका पार्ट है ये? बोलो किसका पार्ट है ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। कहां पड़ा हुआ है? ऑपरेटिंग में। अब बताओ ये यहां होना चाहिए, अब ये माइनस हो चुका है, क्या करना सही करने के लिए? इसलिए फॉर्मेट में बच्चे क्या हुआ है? फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? क्योंकि ये कहां का पार्ट है? ऑपरेटिंग नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग नहीं है ना, कहां का पार्ट है फिर? इसलिए ये ऑपरेटिंग नहीं है, कहां का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। इसलिए यहां पे क्या हो गया, क्या कर दिया इसको वापस हमने ऐड। क्यों ऐड किया समझ में आया? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, माइनस हो चुका है, लेकिन ये पार्ट कहां का है? फाइनेंसिंग का, और हमें चाहिए सिर्फ अभी किसका? इसलिए हमने जो माइनस हो चुका है उसे वापस सेकंड क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इसलिए यहाँ पे प्लस दो चीज होती है, एक जिसमें पैसा नहीं गया वो खर्चे प्लस कर दिए, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? बस पैसों की। और दूसरा जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो कहां का पार्ट है? फाइनेंसिंग का, जो ऑपरेटिंग में पड़ा हुआ है उसे भी हटाने कर दिया हमने। और तुमको भी हटाने के लिए माइनस करना चाहिए ना, अरे माइनस है ऑलरेडी, कि अगर ऑलरेडी कोई माइनस है और उसे हटाना हो तो क्या करना है? प्लस तो करना है। जैसे मुझे इस -5 को 0 करना है तो क्या करोगे? +5 करोगे, -5 करोगे, इसमें समझ में आया? तो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस कर रखा है, जब तो नेट प्रॉफिट आया हुआ है आपका, और इसे सही करने करना पड़ेगा, मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चे। एक टाइम आपको ये सब याद नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन में बिजी हो जाओगे कि डट के करोगे सब कुछ, कि यार नॉन कैश एक्सपेंस दे रखा है यहाँ ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग दे रखा है यहाँ ऐड कर दो। ये क्यों ऐड कर दो ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आया? तो नेट प्रॉफिट में हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों ऐड कर रहे हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, कोई और बताना चाहेगा नॉन कैश एक्सपेंडिचर कोई एग्जांपल? नॉन कैश एक्सपेंडिचर कोई एग्जांपल, जैसे डेप्रिसिएशन के अलावा? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोर्टाइज्ड ऑफ गुडविल, आगे तो बोलते। और बताओ, और बताओ, चलो एक कोई और बता दे। ये तो इनकम है ना, गई ना। खर्चा, इंटरेस्ट तो खर्चा कैश में होता है, कोई ऐसा खर्चा जो पैसों में ना हो। पेमेंट बाय, तो ये तो पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट टू होता है, लायबिलिटी है। तो मैं नॉन कैश पूछ रहा हूँ, नॉन कैश का कोई एग्जाम बताओ। एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश एग्जांपल आपने क्या बोला? एमोर्टाइज ऑफ गुडविल। क्या होता है पता है एमोर्टाइज ऑफ गुडविल? आपके मार्केट में गुडविल क्या हो जाती है? अब नुकसान है क्या? पैसा गया इसमें, आपके कुकर्म की वजह से आपकी मार्केट में गुडविल क्या हो गई? डाउन। अब ये लॉस भी आपने कहां दिखाया होगा? नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब क्या पैसा गया? अब पैसा गया ही नहीं, तब भी आपका लॉस कुछ और है, प्रॉफिट कुछ और है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश। तो जो ऑलरेडी माइनस है, जैसे नहीं करना चाहिए, क्या कर दिया उसने वापस से प्लस। मैं कह रहा हूं नॉन कैश एक्सपेंसेस का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? लॉस ऑन सेल, बहुत बढ़िया। लॉस ऑन सेल, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मशीन है 1 लाख की, कितने की है? आपने उसे 80,000 में बेच दिया, लॉस हुआ कितने का? 20,000 का। पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड वही पड़ा होगा, कहां पड़ा होगा? डेबिट साइड। लेकिन ये यहां बात हो रही है सिर्फ पैसों की, जो 20,000 आपने लॉस मान के काट रखा है, लेकिन वहां पैसा तो गया ही नहीं, तो सेकंड क्या कर दिया? उसे वापस से ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों दिख रहा है? इधर देखना, समझ में आया? चलिए, और सुनो, कम से कम 5-6 लाइन छोड़ना, इसके बाद कम से कम कितनी लाइन छोड़ना? 5-6 लाइन छोड़ना, और यहां लिख दो
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आओ समझाऊं कि ये लेस क्यों किया गया। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करना है, लेस। क्यों करना है लेस, आओ समझाता तुम्हें। देखो भाई, देखो एक बार फिर से नॉलेज दे रहा हूं आपको अच्छे तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो ये इधर, बच्चों इधर आपकी कोई इनकम है। वो इनकम कौन सी है, आप शेयर से पैसा लगाते हो तो वहां से क्या मिल सकता है आपको बताओ, डिविडेंड। क्या मिल सकता है, आप डिवेंचर में जो पैसा लगाओगे तो क्या मिल सकता है वहां से, इंटरेस्ट। आप किसी को लोन दे रहे हो तो क्या मिल सकता है वहां से, इंटरेस्ट। ये सब आपकी इनकम है ना बच्चों। ये शेयर से पैसा लगाना, डिवेंचर पैसा लगाना, ये सब कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी है, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो आप। और वहां से जब आपको इनकम होगी ना तो भी वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है। लेकिन वो इनकम 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आ चुका है। जैसे बाय इंटरेस्ट 10,000 रुपए, समझ रहे हो। फाइनेंसिंग होता है लोन, ये हम लोन नहीं है, ये हम कहीं पे लगा रहे हैं, लोन वाली बात आती है फाइनेंसिंग में बस। हाँ बच्चे समझ में आया। आपने इन्वेस्ट तो कर दिया पैसा कहीं पे 10,000 रुपए, मान लो 1 लाख पे इन्वेस्ट कर दिया, और 1 लाख पे आपको हर साल क्या मिल रहा है, 10,000 रुपए क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। पैसा लगाना भी इन्वेस्टिंग, उस पर इंटरेस्ट मिलना भी, बोलो इंटरेस्ट मिलना भी। लेकिन वो इनकम आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि आप 11 में डालते थे। 11 में आप चीज करते थे कि कहीं से भी इनकम मिलती थी ना आपको तो क्या करते थे, क्रेडिट साइड दिखाते थे, हाँ या ना, है ना। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा होगा, लास्ट के बताओ। ये इनकम इसके अंदर है या नहीं है बताओ पहले, ये है ना। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग की इनकम है, ये कौन सी इनकम है फिर, कहां की इनकम है ये, ऑपरेटिंग की तो नहीं है ना, नहीं है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। क्या है फिर, क्योंकि कौन सी इनकम है, ये कौन सी इनकम है, तो देख ले कौन सी इनकम है ये, ऑपरेटिंग तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे यहां से, अब देखो क्या लिखवाया मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखवाया लेस, ताकि मुझे वो ऑपरेटिंग इनकम पर चल जाए जिसमें सिर्फ पैसे की बात हो और सिर्फ ऑपरेटिंग हो। एक और चीज बच्चों, 1 लाख की मशीन है, सुनो 1 लाख की मशीन है, खरीदना भी इन्वेस्टिंग और बेचना भी। लेकिन आपने अगर 1 लाख की मशीन 1,10,000 में बेच दिया किसी का बेवकूफ बनाकर, कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा, ये क्या है, गेन ऑन सेल। ये भी कौन सी एक्टिविटी है, क्योंकि मशीन खरीदना क्या है, इन्वेस्टिंग, उसे बेचना भी, उस पर फायदा होना भी इन्वेस्टिंग। कहां पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग पड़ा हुआ है ना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, पड़ा हुआ है, होना चाहिए यहाँ पे, सीएफएस के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर दो, इसको हटा दो, मतलब कैसे कर दो, लेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, हमेशा लेस। क्यों होता समझ में आया अब। लेकिन अभी इसमें एक लाइन और लिखी है आगे, नॉन कैश इनकम। कोई ऐसी इनकम आपके दिमाग में चल रही है जो नॉन कैश इनकम हो, ऐसी इनकम जो पैसों में नहीं होती, कोई ऐसी इनकम जिसमें पैसे नहीं मिले आपको, पैसे मिलते हैं उसमें, आप शेयर पैसा लगाओगे ना तो वहां से डिविडेंड मिलेगा तो पैसे मिलते हैं। कोई ऐसी इनकम जिसमें आपको पैसा ना मिला हो, बोलो दिमाग में आ रहा है, बोलो भाई बोलो, चैलेंज दे रहा हूं आपको, बताओ क्या पीएफडीडी, ये तो प्रोविजन होता है। कोई ऐसी इनकम जिसमें आपका पैसा नहीं आ रहा, कोई ऐसा फायदा जिसमें पैसा नहीं आता, डिस्काउंट रिसीव्ड। सुनो, तुम कहीं से सामान खरीदने गए, उसमें एमआरपी लिखी है 10,000, सुनो क्या एमआरपी लिखी है, उसने तुम्हें दे दिया 9,000 रुपए में, फायदा नहीं हुआ, दिखाओगे यहाँ फायदा, और क्या इसमें पैसे आए हैं। अब बताओ, हमें लिख देता हूं, चलो बाय डिस्काउंट कितने रुपए। अब बताओ, ये इनकम भी तो इसी के अंदर होगा, हाँ या ना, क्या ये पैसे आए इसमें। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जो किसकी बात करता है, सिर्फ। अब बताओ, इस नेट प्रॉफिट के अंदर वो प्रॉफिट भी है जिसमें पैसा आया ही नहीं है या नहीं। इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये वाला प्रॉफिट भी है जिसमें पैसा, तो क्या सीएफएस के हिसाब से इसको लेगा, वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा ना। लिखा है ना नॉन कैश इनकम माइनस करना है, तो कभी भी कोई नॉन कैश इनकम होती है तो भी वो नहीं लेता, इसलिए करना है। तो हर चीज एड लेस क्यों हो रही है वो समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
और ये बात आपको शायद ही कोई कहीं पर चले, ये ध्यान रखना, स्कूल में नहीं बताएंगे, सीधा फॉर्मेट उठाएंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं, कहीं नहीं बताएंगे। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे अगर आप ये समझ नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि क्या पता कोई केस पे क्वेश्चन आ जाए और वहां आप बता ही नहीं पा रहे कि क्यों एड लेस हो रहा है। समझ में आया? चलिए फॉर्मेट पे आ जाओ वापस से, और नेक्स्ट लाइन 5 लाइन छोड़िए भाई। 3 पेज का फॉर्मेट बनता है, 3 पेज का फॉर्मेट बनता है हर क्वेश्चन में। पर जब 3 एक्टिविटी होती है, अभी अभी एक एक्टिविटी कर रहे हो तो 1.5-2 पेज का ही होगा बस। हाँ भाई, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक लाइन छोड़ा, क्या आया? एट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखिए इसका एक आंसर लाएगा यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 5 लाइन छोड़ो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये एक आंसर होता है। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि यहीं तक करो बस, कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है यहीं तक करो बस। आंसर कहां तक? ये पूरा ऑपरेटिंग का भी पूरा नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ है, पर बीच में यहीं पे पूछ लेते हैं कि यहीं तक करो बस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये कैसे आता है? ऊपर के नेट प्रॉफिट में आप इसको ऐड करोगे, इसको लेस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ऑपरेटिंग का फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ है। चलिए इसके नेक्स्ट लाइन में लिखो अब, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। नहीं, यहां कोई लाइन नहीं छोड़ना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन। और सुनो, इसको याद करने का तरीका क्या है मुझे बताओ बच्चों? लायबिलिटी बढ़ने में नुकसान होगा, घटने में नुकसान होगा? नुकसान हम क्या कर रहे हैं ऊपर से देखना, हम हर नुकसान क्या करते हैं? ऐड कर रहे हैं ना, ऊपर भी नुकसान कर रहा था ऐड, यहाँ भी नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चे कैसे याद करोगे कि यहाँ नुकसान हो रहा है? सिंपल सी बात है, लायबिलिटी बढ़ने में नुकसान ही तो होगा, और एसेट्स कम होने पे क्या होता है? नुकसान होता है ना, इसलिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलिए 4-5 लाइन छोड़ो, 4-5 लाइन छोड़ो, लिखो लेस, इसका उल्टा कर दो। यहां फायदे लेस होते हैं, फायदे कब होगा? जब लायबिलिटी, लिखो यहां पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। आपका ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, बिल्कुल लास्ट में रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधे पेज पे बना लेते हैं, नहीं, इस अमाउंट कॉलम को एकदम लास्ट में रखना, मतलब पेज के एकदम एंड में, ठीक है? और इतना चौड़ा होना चाहिए कि 1 लाख 10 लाख की अमाउंट आ जाए बस, ज्यादा चौड़ा भी मत करना, 10 लाख की अमाउंट आ जाए बस। चलिए हो गया। अब इसके 4 लाइन 5 लाइन छोड़ो, देखो एक आंसर है, ये भी एक आंसर का पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, वैसे ये मत लिखो, चलो बस टैक्स तक लिखो, बस टैक्स तक, बस टैक्स तक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं बाद में समझा दूंगा। अरे यार ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया? अभी नहीं हुआ। ये एक क्या होता है प्रॉपर, ये आंसर होगा। एक बार तो यहां तक पूछ लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आंसर दिखाओ बस, ठीक है? अब इसके नीचे लिखो लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड,
और इसकी अमाउंट हमेशा यहां आएगी ब्रैकेट में, क्योंकि लेस कर रहे हैं ना। फिर आएगा लास्ट में आंसर नेट, ये है ऑपरेटिंग का लास्ट लाइन, ऑपरेटिंग की लास्ट लाइन है ये। कोई लाइन नहीं छोड़नी यहाँ पे, आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी, एक लाइन छोड़ सकते हो बस। ये लास्ट लाइन है, पर इस लास्ट लाइन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखो, नेट कैश खालिस्तान, खालिस्तान रेगिस्तान, खालिस्तान छोड़ना है 2 वर्ड का, 2 वर्ड के लिए। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों छोड़ा खालिस्तान भरो? खालिस्तान हम अभी नहीं भर सकते बच्चे, हम खालिस्तान अभी नहीं भर सकते। एक्चुअली में क्या होता है, जब ऑपरेटिंग का आंसर प्लस में आएगा, मान लो अमाउंट सिंपल प्लस में है, तो यहां आएगा बच्चों क्या, फ्लो फ्रॉम, क्या आएगा। और अगर आंसर किस में आ जाए, नेगेटिव में, माइनस में, नेगेटिव में आता है माइनस, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, यूज्ड इन। इसलिए मैंने इस पेज छोड़ा, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है कि हमारा आंसर किस में आएगा। नहीं, ये यहां पे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर प्लस में है, मान लो प्लस में आंसर आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, कोई लाइन भी नहीं ड्रॉ करनी, ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। ये मैंने पेज छोड़ा है क्योंकि हमें नहीं पता कि आंसर किस में आएगा। माइनस में आए तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया सबको, सब क्लियर हो गया। अब एक और चीज, कई बार क्या होता है कि मान लो किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, इसके किसी भी हेडिंग के नीचे 2 पॉइंट हैं, लेकिन मैंने हर में कितने छुड़वाए हैं, 5 लाइन छुड़वाई है, ठीक है। आप एग्जाम में हो या टेस्ट सीरीज में हो, आप फॉर्मेट बनाओगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करोगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको पता है कितने पॉइंट आने वाले हैं, नहीं पता है ना। आप कभी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कह रहे हो इलस्ट्रेशन में तो फॉर्मेट ही अलग है, वहां तो लाइन छोड़ी ही नहीं है। अरे आपको तो ना पता है क्वेश्चन करने से पहले कितने लाइंस हैं, पता है क्या? तो आप बनाइए, खाली छोड़ गया, मान लो इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी क्वेश्चन में पॉइंट है ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आप इलस्ट्रेशन कर रहे हो उन्हें पता है कि उनका आंसर क्या है, तो शायद वो इस हेडिंग को लिखे ही ना, क्योंकि अगर उसमें एक भी पॉइंट नहीं है तो। लेकिन हम पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें नहीं पता कि किस हेडिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। पूरा फॉर्म बनाना, ये अभी सिर्फ कौन सी एक्टिविटी हुई है, और उसी के नीचे बच्चों इसी फॉर्म में चालू होता रहेगा, ये कंटिन्यू है। यहाँ पे करेंगे क्या आप, बी, पर अभी नहीं करोगे आप। फिर बी कौन सा है, फाइनेंसिंग, फिर ये खत्म होगा, फिर कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें सिर्फ यहां शुरू यहां खत्म, यहां शुरू यहां खत्म, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में भी यहीं शुरू यहीं खत्म, ठीक है। और तीनों एक्टिविटी के बाद आपका एक मेन आंसर आता है, और वो आंसर एक ट्रिक है, बताऊंगा नहीं, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे एग्जाम को चकमा देना है, एग्जाम को चकमा देना है। मुझे सिखाया किसने, मेरे गुरुजी ने। और जो उनके सीखे हुए टीचर बने हुए हैं, वो भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। मतलब मैं भी, अगर आज मेरा एक दोस्त है, उनका एक टीचर, वो शिखर वहाँ पढ़ाता है गुड़गांव में, तो मैं उससे कई बात करता हूँ कि मैं ट्रिक के बारे में बात करता हूँ, तो मैं कहता है कि भाई तू ये करता है क्या? देखो हाँ भाई मैं भी करता हूँ कि बच्चों को बताओ ट्रिक जो हमारे अपने गुरु से सिखाए हैं, बताओ, फैलाओ इस बात को। कौन नहीं, वो तो 11वीं में पढ़ी थी ना, वो 1-2 महीने। 11वीं में भैया इतनी ट्रिक बताते नहीं है, 12वीं में बताते हैं। समझ में आया बच्चों, हर चीज समझ में आ गई। चलिए, इतनी रिकॉर्डिंग रखते हैं आज हमें।